तो द बॉयज का सीजन 4 हमारे सामने है, जहां कुछ नए चेहरे हमारे सामने हैं और बुचर के पास ज्यादा समय नहीं है पर रिग्रेट्स बहुत हैं। सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड्स आ चुके हैं और द बॉयज वाला मजा वापस आ चुका है। हमें ह्यूई के पेरेंट्स के बारे में पता चल रहा है, जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर हमें दिख रहा है और 2 नए सूप 7 में, जिनमें से एक सुपर स्मार्ट है और एक थोड़ी डम। एमएम थोड़ा डिफरेंट दिखते हुए लीड कर रहा है बॉयज को और न्यूमन का आतंक एक नए लेवल पर है। पर इस बार जो ब्लैक नॉयर हमारे सामने है वो बहुत फनी है, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। और आपने डीप के ऑक्टोपस की आवाज पहचानी? इन सब के ऊपर आपको क्या लगता है कि हम इस सीजन के एंड में किसे गुड बाय बोलेंगे? क्योंकि मुझे तो यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं होमलैंडर की हिट लिस्ट में। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ द बॉयज के पहले 3 एपिसोड्स का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके एपिसोड पर नजर डालते हैं, जहां सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 1 की। तो सीजन 4 शुरू होता है वहीं से जहां से सीजन 3 खत्म हुआ था। होमलैंडर ने प्रोटेस्ट के दौरान जिस आदमी को मारा उनके लिए उस पर ट्रायल चल रहा है। यहाँ एक रियल वर्ल्ड रेफरेंस है, जहाँ जब कोर्ट में जज प्रोसिक्यूटर को विक्टिम बोलने से मना कर देता है, ये सेम चीज हुई थी अमेरिका के काइल रिटनहाउस केस में। मुझे द बॉयज के रियल लाइफ रेफरेंसेस बहुत औसम लगते हैं। रॉबर्ट सिंगर, जिसने विक्टोरिया न्यूमन को अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है, वो CIA और बॉयज की मदद से न्यूमन को मरवाना चाह रहा है। पर मेरा फेवरेट सीन है इस एपिसोड की शुरुआत में दिखने वाला किमिको का हाथ बढ़ने वाला सीन, जिसे स्टारलाइट कैच नहीं कर पाती। ये बहुत फनी था और ये सीधा सीधा रेफरेंस है डेडपूल 1 और 2 से, जहां जब डेडपूल 1 में उसके हाथ वापस आते हैं तो वो ऐसे दिख रहा होता है जैसे किमिको के हाथ यहाँ दिख रहे हैं। अब ये मुझे ही लग रहा है या MM बिना दाढ़ी के बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, जैसे मैं नहीं आता। तो रॉबर्ट सिंगर, जो कि पिछले 2 सीजन से US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, वो प्रेसिडेंशियल रेस में लगा हुआ है, जहां वो लोग क्लियरली जीत भी जाएंगे क्योंकि यहाँ लोगों को डिवाइड करने का पूरा नैरेटिव उनके हाथ में है। होमलैंडर मिड लाइफ क्राइसिस से डील कर रहा है और वो एज कर रहा है। हालांकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो अपने एक एक सफेद बाल जमा कर रहा होगा। हमें जेफरी डीन मॉर्गन यहाँ दिखते हैं, जिनका कैरेक्टर बुचर को टोकता है होमलैंडर को ना मारने के लिए जब उसके पास मौका था। ब्लैक नॉयर हमें यहाँ दिख रहा है। ब्लैक नॉयर को होमलैंडर ने पिछले सीजन में ही मारा था। ऑब्वियसली उसको रिप्लेस किया गया है, पर किससे? हमें यहाँ उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ये नेथन मिशेल की ही आवाज है, जो कि पिछले 3 सीजन से ब्लैक नॉयर के सूट में है, पर इसका नाम ब्लैक नॉयर 2 है। होमलैंडर आखिर अपने आसपास हाँ करने वालों से थक ही गया और उसको गुस्सा भी आ रहा है। ये इतना हिपोक्रिटिकल है कि पहले उसने अपने आसपास वालों को रिप्लेस किया उसकी बात मानने वालों से, और अब वो उनसे ही परेशान है। स्टारलाइट, जो कि आसपास की ज्यादा एनर्जी लेते हुए सीजन 3 के एंड में उड़ने लगी थी, वो अपने उड़ने को मेंटेन कर रही है इस सीजन। मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत हैवी जेनवी रेफरेंसेस होंगे, पर शो रनर ने जेनवी रेफरेंसेस को हल्के में रखा। यहाँ में पोलैरिटी का साइन बोर्ड दिखता है, प्लस स्यूप्स को खत्म करने वाले वायरस की भी बात होती है, जो कि न्यूमन ने हासिल किया था जेनवी में, और वो उसे और मजबूत बना रही है होमलैंडर को मारने के लिए। मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगती है द बॉयज के यूनिवर्स में कि हर पावरफुल पर्सन को अपनी रेपुटेशन की बहुत चिंता है और यही रेपुटेशन उन्हें सबको खत्म करने से रोक रही है। तो न्यूमन ह्यूई और बॉयज को नहीं मार रही क्योंकि उसे पता है कि उसकी रेड रिवर वाली फाइल्स उनके हाथ में है और उसकी मदद से बॉयज न्यूमन को लोगों के आगे ला सकते हैं, ये बताते हुए कि न्यूमन भी एक सूप है। हमें ह्यूई के पिता दिखते हैं पहले सीजन के बाद अब, प्लस एपिसोड के एंड में ह्यूई की माँ भी आती है, जिनसे हमारा अभी तक मिलना हुआ नहीं है। फ्रेंची की लाइफ में कोई और आ चुका है और किमिको उसको ब्लेसिंग दे रही है। अब होमलैंडर ने आज तक जितनी भी बेवकूफी करी है उन सब में सबसे समझदारी वाला काम किया उसने इस एपिसोड में। उसने एक सुपर ब्राइट सूप को हायर किया है 7 के लिए, जहाँ वो राइट शुरू करवाती है होमलैंडर के सपोर्टर्स और स्टारलाइट के सपोर्टर्स के बीच, और होमलैंडर के सबसे हार्डकोर सपोर्टर्स की बॉडी वहां छोड़ देती है। ये सही में बहुत खतरनाक है। हमें बुचर पहली बार ह्यूई के लिए कुछ करता हुआ दिखता है, जहां एपिसोड के एंड में हम उसके नसों में कुछ फर्क नोटिस करते हैं। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की। यह एपिसोड शुरू होता है एडम बर्ग के ए ट्रेन मूवी डायरेक्ट करने से, जिसके बारे में एशली ने सीजन 3 में ए ट्रेन से बात करी थी। यहाँ विल फेरल जेनवी में दिखने वाले रिचर्ड ब्रिंकरहॉफ का रोल प्ले कर रहे हैं। ये बहुत फनी है और मुझे एडम बर्ग जेनवी में भी बहुत बढ़िया लगा था। हमें ह्यूई की माँ की शक्ल दिखती है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो वॉट के एक हिस्से वोटैलिटी के लिए काम करती थी, और मुझे लगा था कि बॉयज जानते हैं बुचर की जानलेवा बीमारी के बारे में, जबकि यहाँ इस एपिसोड में वो बता रहा है सबको। हमें रायन का कॉस्ट्यूम भी दिखा। बेसिकली सीजन 4 के आने से पहले ये कॉस्ट्यूम वाली फोटो ऑनलाइन आई थी, जिसे सब फैन मेड कह रहे थे, पर ये असली निकली और यहाँ एपिसोड में किसी को पसंद नहीं आई। होमलैंडर जहां अपने साथ किसी ऐसे को रखना चाहता था जो उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए, वो उल्टा परेशान हो रहा है। प्लस सिस्टर सेज लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसका असर डीप में दिख रहा है, और MM को उस पर शक भी हो रहा है। पर इस पूरे एपिसोड में सबसे फनी था ट्रुथ कॉन, जहां सिर्फ कॉन्स्पिरेसी भरी हुई थी। प्लस मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ ये लगी कि फायर क्रैकर जानती है कि वो किस टाइप के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है और क्यों। ये बहुत सोचने वाली बात है। पर इस पूरे एपिसोड की हाईलाइट था स्प्लिंटर, जिसको हमें ऊपर से नीचे तक देखना पड़ा मल्टीपल
मल्टीपल टाइम्स रायन अपना दूसरा अनइंटेंशनल किल करता है। हालांकि आपको और मुझे हम सबको पता था कि ये बंदा जाने वाला है, पर होमलैंडर रायन को हर बार एक्सीडेंट वाला ज्ञान नहीं दे सकता। प्लस होमलैंडर खुद अब लाइमलाइट से दूर है, ये झेल नहीं पा रहा। हालांकि मैं हैरान हूँ ए ट्रेन को देखकर, जहाँ सारा बखेड़ा पहले सीजन में उसी की वजह से हुआ था, वहीं आज वो बॉयज की हेल्प करने आ रहा है। ये सोचने वाली बात है। बुचर बेचारे को टीम से निकाला जाता है, पर वो अपनी वैल्यू बताता है कि उसके बिना सब मारे जाएंगे। अब बात करते हैं एपिसोड 3 की। 7 एक साथ है, पर वो पूरे 7 नहीं है, अभी एक कम है। हालांकि ब्लैक नॉयर 2 जब बोल रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये ब्लैक नॉयर मस्त है, फायर क्रैकर की इंपॉर्टेंस दिख रही है यहाँ। प्लस ये रियल वर्ल्ड रेफरेंस है, जहाँ पॉलिटिशियंस लोगों को बांटते हैं बस अपने फायदे के लिए, और फायर क्रैकर यही कर रही है। प्लस उसके और होमलैंडर के बीच का एक्सचेंज बहुत अजीब था। हमारे पास कुछ इनसाइड इन्फो है, जिसमें हमें पता चला है कि हमें इस सीजन बहुत अजीब चीजें दिखने वाली है फायर क्रैकर को लेकर, तो सावधान रहें। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट सिंगर स्यूप्स को बैन करना चाहते हैं मिलिट्री, पुलिस और बाकी पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। आई मीन सुपर हीरोज अगर पुलिस बन जाएंगे तो लिटरली मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर 2 वाली सिचुएशन बन जाएगी। सुपर हीरोज पुलिस की तरह नहीं, बल्कि फायर फाइटर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ एक और मस्त जोक सुनाई देता है, जहाँ एमएम इलॉन मस्क को हाफ एंड्रॉइड बोलता है। ऐसा हो भी सकता है। रायन जो गेम खेल रहा है बुचर से बात करते हुए, उसकी ब्रुटैलिटी देखते हुए बहुत क्लियर आइडिया लग रहा है कि ये मॉर्टल कॉम्बैट है 7 एडिशन। एशली बेचारी फायर हो चुकी है, जिसने इस जॉब के लिए ना जाने क्या क्या खोया है। और सेज अब नई सीईओ है वॉट की। स्टैन एडगर बुरा आदमी था, पर सही मायने में वो बहुत बेटर सीईओ था वॉट का। और मुझे हैरानी हो रही है कि मुझे इतना टाइम लगा ये रियलाइज करने में कि डीप की सी लेवर एम्ब्रोसियस को आवाज दी है टिल्डा स्विंटन ने। ये बहुत ऑसम है। एक बात माननी पड़ेगी कि द बॉयज यूनिवर्स में हेलुसिनेशन का डिपिक्शन बहुत जबरदस्त है। चाहे हम बात करें सीजन 3 में दिखने वाले ब्लैक नॉयर की एनिमेटेड स्टोरी की, जहां बस्टर बीवर में उसके इमेजिनरी दोस्त दिखते हैं, जेनवी में सैम का पपेट्स को इमेजिन करना, और इस सीजन में फ्रेंची का रबर डक्स और बबल को इमेजिन करना, ये बहुत ऑसम है। इस सीरीज के क्रिएटर ने दुनिया देखी है। हमें बुचर और रायन कनेक्ट होते हुए दिखे एक साथ। ये सोचने वाली बात है कि हमने बुचर और रायन को ज्यादा टाइम साथ कभी नहीं देखा। दूसरे सीजन में बुचर रायन को मैलरी के साथ भेज देता है, तीसरे सीजन में वो उसे डांट के चला जाता है, पर हमने इन दोनों को बॉन्ड करते हुए अभी तक नहीं देखा था, तो ये पार्ट थोड़ा बेटर है। हमारी फेवरेट वॉट आईटी पर्सन को भी होमलैंडर ने नहीं छोड़ा, उसकी पेटिनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। नो डाउट हमें सीजन 5 में उसका पूरा असली रूप दिखेगा। हमें स्टारलाइट की हिस्ट्री पता चलती है फायर क्रैकर के साथ, और स्केटिंग म्यूजिकल में मुझे लगा आज ह्यूई खत्म होने वाला है, पर ए ट्रेन का उसको बचाना कहीं ना कहीं एक आर्क हमें दिखा रहा है। ये सीजन ए ट्रेन के लिए कुछ नया लेकर आएगा। और ये एपिसोड खत्म हुआ हमें ये टीज करने से कि आगे हमें होमलैंडर की पूरी ओरिजिन देखने को मिलेगी। हमें सेज के पास लोबोटोमी प्रिक दिखता है, जिसको वो स्टैब कर रही है खुद को अपना आईक्यू कम करने के लिए, ताकि वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर सके, जैसे जंक फूड खाना, ट्रांसफॉर्मर्स देखना और डीप से अट्रैक्ट होना। इस द बॉयज की दुनिया में हाई आईक्यू होना भी नुकसानदायक है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन द बॉयज के सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड का। मैंने द बॉयज के पिछले तीनों सीजन का रिकैप भी डाला है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके। नीचे कमेंट करके अपने इस सीजन की प्रेडिक्शन जरूर सामने रखें। प्लस ये भी बताएं कि आपके हिसाब से जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर क्या कर सकता है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप माइटी थॉर को अनडिस्ट्रक्टेबल डिस्ट्रॉयर का सामना करते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी थॉर गॉडेस ऑफ थंडर एपिसोड 7 रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।